Assalamu alaikum students, it's Sannan Ali. You are watching our YouTube channel AMS Science High School. We are over here to facilitate you at your home places. So let's start our today's topic. Our topic is mitochondria. स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया पर हमने बात करनी है आज। बायो के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो तरह की थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं, यानी वो सेल्स से बनी होती हैं। और सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। कोई भी चीज़ जो ज़िंदा चीज़ है वो सेल पर मुश्तमिल होती है, या आप यूँ कह लें कि कोई भी लिविंग बॉडी या ज़िंदा या जानदार जिस्म जो है उसके अंदर सेल लाजमी मौजूद होगा। यानी अगर आप किसी भी जानदार का बॉडी ले लें तो उसका बॉडी मिलियंस सेल्स पर मुश्तमिल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी ह्यूमन का बॉडी लेते हैं तो उसके अंदर लाखों या मिलियंस सेल मौजूद होंगे। अगर हम एक सेल को देखें तो उसके मज़ीद आगे कुछ पार्ट्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक हिस्सा है, यानी सेल के अंदर एक ख़ास तरह का हिस्सा होता है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेल के जो अंदर वाले हिस्से होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज़ होती है ऑर्गेनेली की। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। सेल चूँकि एक लिविंग थिंग है, इसको ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनेलीज़ परफॉर्म करती हैं, यानी हर ऑर्गेनेली के ज़िम्मे एक ख़ास काम होता है, वो अपना काम सर अंजाम देती है। जब ये सारे काम मिल जाते हैं तो सेल नतीजे के तौर पर ज़िंदा रहता है। यानी सेल को ज़िंदा रहने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं वो फंक्शंस सेल के ये छोटे छोटे हिस्से अंजाम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक फैक्ट्री होती है। एक फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ शोबे होते हैं या मुख्तलिफ़ मशीनें होती हैं। हर मशीन अपना एक ख़ास रोल प्ले करती है और वो सारा जो उनका काम है वो जब मिल जाता है तो वो फैक्ट्री का काम बनता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल है और हर सेल के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं छोटे छोटे। हर हिस्सा अपना काम अंजाम देता है और वो सारे हिस्सों का जो काम है वो मिलकर सेल का काम बनता है। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब यहाँ ये बात याद रखें कि सेल दो तरह का होता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सेल होता है, साइज़ में स्मॉल होता है, इसके अंदर जो इसके हिस्से हैं वो बहुत कम होते हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल सा सेल होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो साइज़ में प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा बड़ा होता है और स्ट्रक्चर में भी एडवांस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ ज़्यादा मौजूद होती हैं प्रोकैरियोटिक की निस्बत। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मौजूद होती। एक थ्योरी है, उसे हम मेम्ब्रेन फोल्डिंग थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जब ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो एक ही सेल था, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे अरसा गुज़रता गया, वक्त गुज़रता गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल चेंज होता गया और यूकैरियोटिक सेल में चेंज हो गया।
इसने क्या किया, इसने अपनी जो मेम्ब्रेन थी सबसे बाहर वाली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसने इस मेम्ब्रेन को अपने अंदर की जानिब फोल्ड किया, जिसके नतीजे में इसने न्यूक्लियस बना लिया अपना। और फिर इसने कुछ बैक्टीरियम को निगला, अपने अंदर उसको निगल लिया। उसने एक बैक्टीरिया निगला जिसे साइनोबैक्टीरियम कहते हैं। इस बैक्टीरियम की ख़ास बात ये थी कि ये फोटोसिंथेसिस करता था। इसी तरह उसने एक और बैक्टीरियम अपने अंदर निगला, उसे हम एरोबिक बैक्टीरियम कहते हैं। इस बैक्टीरियम की ख़ास बात ये थी कि ये अपनी एनर्जी खुद बनाता था। तो हुआ ये कि जब इस सेल ने इन दोनों बैक्टीरियम को निगला तो ये दोनों बैक्टीरियम इस सेल के अंदर जाकर उसका हिस्सा बन गए और ऑर्गेनेलिज़ में तब्दील हो गए। चुनांचे आज जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो बेसिकली कहा जाता है कि वो एरोबिक बैक्टीरियम था जो सेल के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया, और जो साइनोबैक्टीरियम था वो सेल के अंदर जाके प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल जो है वो वजूद में आया, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी इसकी दो तहें होती हैं, दो इसकी बाउंड्रीज़ हैं। आपको एक बाउंड्री ये बाहर की जानिब नज़र आ रही है डार्क कलर में, और एक अंदर इसकी एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसकी ख़ास बात यह है कि उसके फोल्ड्स हैं, उसकी तहें लगी हुई हैं। चूँकि इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो ज़्यादा है, इसलिए उसको दोहरे तरीके से अंदर की जानिब एडजस्ट किया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर जो कि स्मूथ है, जबकि अंदर वाली उसकी फोल्डिंग्स लगी हुई हैं, उसकी फोल्ड्स हैं। और उसके अंदर एक फ्लूइड है, ये ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो अंदर की जानिब जो तह बनी हुई है इनर मेम्ब्रेन की, अंदर की जानिब जो फोल्ड बना हुआ है, ये जो गोलाई में ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम क्रिस्टा कहते हैं या क्रिस्टी कहते हैं। तो ये इसके बेसिकली जो हैं वो पार्ट्स हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, अंदर एक मैट्रिक्स है, और इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टा कहा जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एक वर्ड में अगर बयान किया जाए तो वो है जी सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि आप जब कोई मशीन चलाते हैं, जैसे गाड़ी एक मशीन है जो कि आपकी मदद करती है, आपको कोई फ़ायदा दे रही होती है, आप उस पर सफ़र करते हैं। तो जब भी कोई मशीन चलाई जाती है तो उसको एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे हम गाड़ी यूज़ करते हैं तो वो तब काम करेगी जब उसके अंदर हम फ्यूल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है, वो भी डेली बेसिस पर बहुत सारे काम कर रहा होता है। तो हमारे बॉडी को भी एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्यूल के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है हमारे बॉडी को भी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो एक ख़ास तरह की फॉर्म में होती है, उसे हम एटीपी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी को एटीपी की ज़रूरत होती है, या यूं कह लें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल में एनर्जी पैदा करती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में पैदा करती है? एटीपी की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी पैदा करना, एनर्जी पैदा करना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां सेल के अंदर एनर्जी पैदा होती है। वो अमल जिसमें एनर्जी पैदा होती है सेल की, उस अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? एटीपी पैदा करना, या एनर्जी पैदा करना, या सेलुलर रेस्पिरेशन करना। लास्ट पर एक पॉइंट याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है।
चूँकि इसका अपना डीएनए होता है इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। यानी ये ऐसा ऑर्गेनेली होता है जो अपनी मर्ज़ी से अपनी तादाद सेल के अंदर बढ़ा सकता है, रेप्लिकेट कर जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, अपनी फ़ोटोकॉपी तैयार कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। हमने जो इसमें टॉपिक्स पढ़े हैं वो ये हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ा है, मेम्ब्रेन फोल्डिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है वो पढ़ा है, और लास्ट पे हमने ये देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।